स्वागत दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विक्ट्री में। मैं आपके साथ आपका दोस्त विष्णु पनवार और आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के एक और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राज्य की हरियाणा की प्रमुख हवेलियाँ। यहाँ से एचएससी बार बार एग्जाम में 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछती है, तो इस विषय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या पूछे जाएंगे वो सभी आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हवेलियों का शहर किसे कहते हैं। ठीक है, हवेलियों, हवेलियों का शहर। ठीक है, हरियाणा के अंदर हवेलियों का शहर किसे कहते हैं। तो हरियाणा के अंदर हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, याद रखना, फतेहाबाद, या इसको कहते हैं महलों का शहर। एक ही बात है, महलों का शहर या हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, फतेहाबाद को कहते हैं। फतेहाबाद से याद रखना, इसके अंदर एक मस्जिद है, मीर शाह मस्जिद। ठीक है, मीर शाह मज़ार। ठीक है, मीर शाह मज़ार। तो याद रखना मीर शाह मज़ार कहाँ पर पड़ती है, मीर शाह मज़ार हमारी पड़ती है कहाँ पर, फतेहाबाद के अंदर। और एक याद रखना, इस मीर शाह मज़ार के प्रांगण में, ठीक है, प्रांगण में क्या पड़ता है, इस मीर शाह मज़ार के प्रांगण में एक जो हमारा अभिलेख है, ठीक है, अभिलेख लिखा हुआ है। और अभिलेख किसका है, ये मुग़ल बादशाह हुमायूं का अभिलेख है। ठीक है, मुग़ल बादशाह हुमायूं का अभिलेख है। याद रखना कि मीर शाह मज़ार है नाम कहाँ पर पड़ती है, फतेहाबाद के अंदर पड़ती है। और इसी मीर शाह मज़ार के प्रांगण में एक अभिलेख लिखा हुआ है, वो अभिलेख है हुमायूं किसका, मुग़ल बादशाह हुमायूं का। और हुमायूं से याद रखना ये दूसरा मुग़ल बादशाह था और हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद जी बाबर। ठीक है, याद रखना। और हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े थे, कौन कौन से, एक युद्ध आता है हमारा चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध। ठीक है, और एक आता है बिल्लीग्राम का युद्ध, बिल्लीग्राम का युद्ध, बिल्लीग्राम या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध, ये दोनों हुमायूं ने लड़े थे। किससे लड़े थे, किसके साथ, शेरशाह के सामने लड़े थे, शेरशाह सूरी के सामने लड़े थे। और इस युद्ध में क्या होता है, हमारा हुमायूं की हार हो जाती है और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ता है, इसे भारत छोड़ना पड़ता है। और याद रखना चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था हमारा 1539 के अंदर और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 के अंदर। इन दोनों युद्धों के अंदर क्या होता है, हुमायूं की हार होती है। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, फतेहाबाद को क्या कहते हैं, हवेलियों का शहर कहते हैं। इसके बाद याद रखना कि हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली। ठीक है, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली, अगर पूछ लिया जाए हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली तो वो कौन सी होगी, हमारी फिरोज शाह की हवेली। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की हवेली। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की हवेली होगी हमारी हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली। कहाँ पर पड़ेगी, हिसार। ठीक है, हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार और फतेहाबाद दोनों जगह ही मिलती है। ठीक है, हिसार और फतेहाबाद दोनों जगह ही मिलती है। हिसार से याद रखना, हिसार को कहते हैं इस्पात नगरी। ठीक है, इस्पात नगरी, इस्पात नगरी किसे कहते हैं, हिसार को कहते हैं। ठीक है, और याद रखना कि हिसार को कहते हैं मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी। ठीक है, मैग्नेट सिटी भी किसे कहते हैं, मैग्नेट सिटी कहते हैं किसको, हिसार को ही कहते हैं मैग्नेट सिटी। ठीक है, और अब इसके बाद हम बातें करते हैं आगे। और एक आता है हिसार के अंदर हमारा पड़ता है गुजरी महल। ठीक है, गुजरी महल कहाँ पर पड़ता है, हिसार के अंदर पड़ता है गुजरी महल। ठीक है, याद रखना किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में, किसके लिए बनवाया था, गुजरी के लिए बनवाया था। अब बढ़ते हैं आगे और बातें करते हैं हरियाणा की जो हवेलियाँ। ठीक है, तो आपको बता दिया, एक हवेली पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की हवेली, तो फिरोज शाह तुगलक की हवेली कहाँ पड़ती है, फतेहाबाद के अंदर भी सही है और हिसार के अंदर भी सही है। हवेलियों का शहर मैंने आपको बताया कौन सा होगा, फतेहाबाद होगा। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं उसके बाद बूडिया की हवेली, बूडिया की हवेली। ठीक है, बूडिया की हवेली, तो हरियाणा के अंदर बूडिया की हवेली पड़ती है हमारी यमुना नगर, यमुना नगर। ठीक है, यमुना नगर के अंदर पड़ती है बूडिया की
हवेली। और याद कैसे करेंगे, देखो बुढ़िया है वो स्नान किस नदी में करती है, तो बुढ़िया करती है स्नान यमुना नदी में। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि बुढ़िया की हवेली कहाँ पर पड़ती है, यमुनानगर। और यमुनानगर से याद रखना कि इसे कहते हैं पेपर सिटी, ठीक है, पेपर सिटी। तो पेपर सिटी किसे कहते हैं, यमुनानगर को। याद रखना ग्रीन सिटी, ठीक है, ग्रीन सिटी भी किसे कहते हैं, ग्रीन सिटी भी कहते हैं यमुनानगर को। यमुनानगर का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो अब्दुल्लापुर, अब्दुल्लापुर, ठीक है। अब्दुल्लापुर किसे कहते हैं, यमुनानगर को कहा जाता है अब्दुल्लापुर, ठीक है। ये अब्दुल्लापुर किसको कहा जाता है, अब्दुल्लापुर कहा जाता है हमारा किसको, यमुनानगर का ये प्राचीन नाम है, ठीक है। इसके बाद और एक बात और याद रखना कि बूढ़िया की हवेली है, इसकी नींव किसने डाली थी, तो इसकी नींव डाली थी बाबर। और बाबर कौन था, मुगल वंश का शासक था। और बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 के अंदर, ठीक है। 14 फरवरी 1483 के अंदर बाबर का जन्म होता था। और बाबर किसका वंशज था, तैमूर और चंगेज खान का, ठीक है, तैमूर और चंगेज खां, ठीक है, चंगेज खां का क्या था, वंशज था। और तैमूर से याद रखना कि फतेहाबाद पर आक्रमण कब किया था, फतेहाबाद। तो तैमूर ने फतेहाबाद पर आक्रमण किया 1398 में। ये लंगड़ा था तैमूर, इसलिए कहा जाता है इसे तैमूर लंग, ठीक है, तैमूर लंग। और इसने फतेहाबाद पर आक्रमण किया था 1398 के अंदर, ठीक है। और दिल्ली पूछ लिया जाए, दिल्ली पर कब, तो दिल्ली पर ही 1398 के अंदर इसने आक्रमण किया था। तो बूढ़िया की हवेली होगी हमारी कहाँ पर, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। बूढ़िया की हवेली को क्या कहा जाता है, बूढ़िया की हवेली को बिरबल का रंग महल भी कहा जाता है, बिरबल का रंग महल, ठीक है, नाम आ जाता है, ठीक है। यही कहाँ पर पड़ता है, यही हमारा यमुनानगर के अंदर पड़ता है, ठीक है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे हमारी आती है जो मुख्य है, आपको बता दिया है कि जो गुजरी महल है वो भी हिसार के अंदर, ठीक है। और बूढ़िया की हवेली भी कहाँ पड़ती है, बूढ़िया की हवेली भी हमारी कहाँ पर पड़ती है, बूढ़िया की हवेली यमुनानगर के अंदर पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी। और लोधी से याद रखना कि जो आगरा शहर है ना, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने, ठीक है, सिकंदर लोधी ने क्या की थी, आगरा शहर की स्थापना की थी। और आगरा शहर की स्थापना 1504 के अंदर सिकंदर लोधी ने की थी, ठीक है। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 के अंदर किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। और लोधी डायनेस्टी कहाँ पर थी हमारी, लोधी डायनेस्टी हरियाणा के अंदर सोना कुरुक्षेत्र, ठीक है, सोना गुरुग्राम, ठीक है, सोना गुरुग्राम। और याद रखना सोना से गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है, गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, सोना। यहाँ पर अगर चर्म रोग हो ना, तो इस पानी के अंदर, इस सोना के अंदर जो जलकुंड है इसमें स्नान कर लिया जाता है, चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। HSC यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। सोना पड़ता है गुरुग्राम, लोधी डायनेस्टी हमारी कहाँ पर पड़ती है, गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। तो याद रखना लोधी डायनेस्टी कहाँ पर होगी, लोधी डायनेस्टी हमारी गुरुग्राम के अंदर होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बलवान केदड़ी हवेली, ठीक है, बलवान केदड़ी हवेली। और बलवान केदड़ी हवेली हमारी कहाँ पर पड़ती है, याद रखना पलवल, ठीक है, पलवल ओडल के अंदर, ठीक है, पलवल ओडल के अंदर क्या पड़ती है, बलवान केदड़ी हवेली, ठीक है। और याद रखना एक इसके अंदर स्टेडियम पड़ता है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, ठीक है, हरियाणा का जो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है वो भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, पलवल के अंदर पड़ता है। और बलवान केदड़ी हवेली भी कहाँ पर पड़ती है, बलवान केदड़ी हवेली भी हमारी कहाँ पर पड़ती है, ओडल पलवल के अंदर पड़ती है। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आता है हमारा गंगाराम की हवेली, ठीक है, गंगाराम की हवेली, ठीक है, गंगाराम की हवेली। और गंगाराम की हवेली हमारी कहाँ पर पड़ती है, अम्बाड़ा, ठीक है, अम्बाड़ा के अंदर पड़ती है, ठीक है, अम्बाड़ा के अंदर क्या पड़ती है, गंगाराम की हवेली। और अम्बाड़ा को कहा जाता है मिक्सी सिटी, ठीक है, मिक्सी सिटी किसे कहते हैं, अम्बाड़ा को कहते हैं मिक्सी सिटी। और गंगाराम की हवेली कहाँ पर पड़ती है, गंगाराम की हवेली पड़ती है अम्बाड़ा के अंदर। इसके बाद आता है सिखों की हवेली, ठीक है, सिखों की हवेली,
सिक्कों की हवेली। और सिक्कों की हवेली हमें किससे सीखना चाहिए? हमें अपने गुरु से सीखना चाहिए। तो गुरु होगा गुरुग्राम। तो सिक्कों की हवेली क्या कहाँ पर पड़ेगी? सिक्कों की हवेली मिलेगी हमारी गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम से याद रखना हरियाणा की आर्थिक राजधानी। हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है हरियाणा की आर्थिक राजधानी। भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी होगी मुंबई, ठीक है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता, कोलकाता। 1911 में भारत की राजधानी क्या बना दी गई? दिल्ली बना दी गई। तो याद रखना दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी आपको याद रखना क्या थी? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हमारा स्थित है हुगली नदी के किनारे, ठीक है, हुगली नदी के किनारे। उदयवीर की हवेली, उदयवीर की हवेली। तो याद रखना आपको उदयवीर की हवेली कहाँ पर है? उदयवीर की हवेली हमारी कहाँ पर पड़ती है? जहाँ पर पड़ती है गुरुग्राम, ठीक है, याद रखना गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम के अंदर पड़ती है हमारी उदयवीर की हवेली। और गुरुग्राम से याद रखना इसे कहा जाता है औद्योगिक विहार, औद्योगिक, क्योंकि बहुत उद्योग है। औद्योगिक विहार भी किसे कहा जाता है? औद्योगिक विहार भी हमारा गुरुग्राम को ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं, हमारा एक और आता है महत्वपूर्ण है, बाग वाली कोठी, ठीक है, बाग वाली कोठी। एक बताया था मैंने जहां आरा बाग स्टेडियम, ठीक है, जहां आरा बाग स्टेडियम कहाँ पड़ता है? हमारा झज्जर के अंदर। और बाग वाली कोठी भी कहाँ पड़ती है? झज्जर के अंदर, बाग वाली कोठी, ठीक है, बाग वाली कोठी भी हमारी कहाँ पर पड़ती है? झज्जर के अंदर। झज्जर को कहा जाता है शहीद भूमि, शहीद भूमि। और वीर भूमि कहा जाता है रेवाड़ी को, ठीक है, वीर भूमि कहा जाता है रेवाड़ी को। तो झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीद भूमि। और जहां बाग स्टेडियम झज्जर, और बाग वाली कोठी भी कहाँ पर होगी? झज्जर के अंदर ही होगी, ठीक है। चौधरी काशीराम की हवेली आपको पता है कहाँ पर पड़ती है? इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ, चौधरी काशी राम की हवेली। और चौधरी काशीराम की हवेली काश, ठीक है, काश पल, ठीक है, तो पलवल होगा, ठीक है। चौधरी काशीराम की हवेली कहाँ पर होगी? पलवल के अंदर होगी। शायद उस पल में कुछ कर रहा होता, काश में पास हो जाए। किस तरह ट्रिक बना सकते हैं आप याद कर लेना आपको, ठीक है। तो पलवल, चौधरी काशीराम की हवेली पलवल। इसके बाद याद रखना हेमू की हवेली, हेमू की हवेली, ठीक है। और हेमू की हवेली हमारी कहाँ पर होगी? रेवाड़ी के अंदर होगी। हेमू की हवेली कहाँ पर होगी? रेवाड़ी के अंदर होगी। और हेमू से याद रखना कि हेमू, पानीपत का दूसरा युद्ध किसने लड़ा था? बैरम खां के साथ। बैरम खां के साथ किसने लड़ा था पानीपत का दूसरा युद्ध? तो बैरम खां के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू ने लड़ा था। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 के अंदर हुआ था, और जिसमें किसकी हार हुई थी? जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम कहते हैं रेवाड़ी, जिसे हम कहते हैं हेमू, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य का शॉर्ट नाम बोलते हैं हेमू। इसका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से था। तो याद रखना हेमू की हवेली हमारी कहाँ पर पड़ती है? हेमू की हवेली हमारी पड़ती है रेवाड़ी। और एक और चीज याद रखना कि इस युद्ध में अकबर नहीं लड़ा था, ठीक है। अकबर की उम्र उस समय केवल 42 और यानी कि 14 साल थी उस समय। अकबर का जन्म 1542 के अंदर हुआ था, ठीक है। और 1556 आप जोड़ लेना, उस समय अकबर की आयु कितने साल थी, ठीक है, 14 साल था अकबर, 14-15 साल का था उस समय, ठीक है। तो अकबर इस युद्ध नहीं लड़ा था, इस युद्ध को लड़ा था बैरम खां ने, और बैरम खां की जीत होती है और उसके बाद हेमू को मार दिया जाता है। इसके बाद याद रखना एक और पड़ता है हमारा इसी में रानी की ड्योढ़ी, रानी की ड्योढ़ी। रानी की ड्योढ़ी कहाँ पर पड़ती है? यह भी हमारी रेवाड़ी के अंदर ही पड़ती है, ठीक है, रेवाड़ी के अंदर ही पड़ती है रानी की ड्योढ़ी। और रेवाड़ी से याद रखना इसे कहते हैं शहीद भूमि, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है।
शहीद भूमि किसे कहते हैं? शहीद भूमि कहते हैं झज्जर को, और वीर भूमि कहते हैं रेवाड़ी को। याद रखना, वीर भूमि कहते हैं हम रेवाड़ी को, ठीक है। वीर भूमि हम कहते हैं रेवाड़ी को, ठीक है। इसके बाद याद रखना व्हाइट प्लेस, ठीक है, व्हाइट प्लेस, व्हाइट पैलेस, ठीक है। व्हाइट प्लेस कहाँ पर है? पटौदी, ठीक है। पटौदी के अंदर पड़ता है हमारा व्हाइट प्लेस, और पटौदी पड़ता है हमारा गुरुग्राम के अंदर। तो याद रखना व्हाइट प्लेस कहाँ पर है हमारा? व्हाइट प्लेस हमारा कहाँ पर है? पटौदी के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अन्य महत्वपूर्ण आता है प्रेम निवास या नीली कोठी, ठीक है। प्रेम निवास या नीली कोठी, प्रेम निवास या नीली कोठी, ठीक है। प्रेम निवास या नीली कोठी से याद रखना, इसे हम बोले जाते हैं जो चौधरी छोटूराम का निवास भी इसे बोला जाता है, चौधरी छोटूराम का निवास भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पड़ता है हमारा रोहतक, रोहतक के अंदर पड़ता है प्रेम निवास या नीली कोठी। कहाँ पर पड़ता है हमारा? रोहतक। रोहतक से याद रखना कि यहाँ पर एक तालाब पड़ता है जिसका नाम है गऊ कर्ण तालाब, ठीक है। गऊ कर्ण तालाब कहाँ पर पड़ता है हमारा? रोहतक के अंदर। सीधा कर्ण तालाब आ जाए, कर्ण तालाब, सीधा कर्ण तालाब होगा हमारा कहाँ पर? करनाल के अंदर, ठीक है। करनाल के अंदर, करनाल के अंदर होगा सीधा हमारा कर्ण तालाब। और डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा? वो भी हमारा करनाल के अंदर ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण कोठियाँ या हमारी हवेलियाँ हरियाणा की बस्ती हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आता है महत्वपूर्ण, काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद। और काबुली बाग मस्जिद से याद रखना ये पड़ती है पानीपत, पानीपत। और इस काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 1526, ठीक है। 1526 के अंदर इसका निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था, ठीक है, बाबर ने करवाया था। क्यों करवाया था? कि इब्राहिम जो लोधी है उसको हरा दिया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक है। और इसकी जीत की खुशी में उसने क्या बनवाया था? काबुली बाग बनवाया था, और उसके अंदर एक मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। और एक यह भी कहा जाता है कि उसने अपनी सबसे प्रिय रानी मुसम्मत, ठीक है, मुसम्मत बेगम, अपनी सबसे प्रिय रानी मुसम्मत बेगम के लिए भी इसको काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग को बनवाया था, ठीक है। काबुली बाग मस्जिद को बनवाया था किसने? बाबर ने, ठीक है। और बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? तो बाबर ने हमारी मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद याद रखना खिजर खां का मकबरा, खिजर खां का मकबरा। और खिजर खां का मकबरा पड़ता है हमारा सोनीपत, ठीक है, सोनीपत, सोनीपत। और यहाँ सोनीपत में एक और याद रखना मामा भांजा दरगाह भी पड़ती है, मामा भांजा दरगाह भी हमारा ही कहाँ पर पड़ती है? सोनीपत के अंदर पड़ती है। याद कैसे करेंगे? मामा भांजा के पास सोना है और उनसे लोग क्या करते हैं? खिजे हुए रहते हैं। मामा भांजा के पास सोना है, इससे लोग खिजे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि मामा भांजा दरगाह हमारी कहाँ पर है? सोनीपत। और खिजर खां का मकबरा भी कहाँ पर है? सोनीपत। और इस खिजर खां के मकबरे को किसने बनवाया था? इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। खिजर खां के मकबरे को किसने बनवाया था? तो इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। तो इसके बाद आता है रानी का महल, रानी का महल। और रानी का महल हमारा कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद, ठीक है। रानी का महल हमारा कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद। रानी का महल याद रखना कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसके बाद याद रखना जॉर्ज थॉमस की कोठी, ठीक है, जॉर्ज थॉमस की कोठी। जॉर्ज थॉमस की कोठी हमारी कहाँ पर पड़ती है? तो जॉर्ज थॉमस की कोठी हमारी कहाँ पर पड़ती है? हिसार, ठीक है, हिसार के अंदर, ठीक है। इस जॉर्ज थॉमस की कोठी को अब कहा जाता है जहाजगढ़ संग्रहालय, जहाजगढ़ संग्रहालय, ठीक है। जहाजगढ़ संग्रहालय किसे कहा जाता है? वर्तमान में जॉर्ज थॉमस की कोठी को कहा जाता है जहाजगढ़ संग्रहालय। और जॉर्ज थॉमस की कोठी हमारी कहाँ पर पड़ती है? तो जॉर्ज थॉमस की कोठी हमारी पड़ती है हिसार के अंदर, ठीक है। एडम व एक्टर लोनी हाउस, ठीक है, एडम्स व
एक्टर लोनी हाउस, ठीक है, लोनी हाउस। ये दोनों हमारे कहाँ पर पड़ते हैं, ये दोनों पड़ते हैं हमारे करनाल के अंदर, ठीक है, करनाल के अंदर। और इसका निर्माण, इन दोनों चीज़ों का, एक्टर एडम्स में एक्टर लोनी हाउस का निर्माण किसने करवाया था, अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने करवाया था, अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और अंग्रेजों से याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और किस मुगल, उस समय मुगल शासक कौन था, तो उस समय मुगल शासक था अकबर, ठीक है, कौन था, अकबर। और अकबर की डेथ होती है 1605 के अंदर, याद रखना 1605। अकबर के बाद शासक बनता है जहांगीर, और जिसी को कहा जाता है सलीम, ठीक है, सलीम। और सलीम की प्रेमिका कौन थी, अनार कली, ठीक है, अनार कली। जी, इन दोनों की जो प्रेम स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो याद रखना एडम्स वैली एक्टर लोनी हाउस हमारा कहाँ पर पड़ता है, करनाल के अंदर पड़ता है। और करनाल को कहा जाता है धान का कटोरा। और हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस करनाल और पंचकुला दोनों को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बाबा हीरालाल की हवेली, बाबा हीरा लाल की हवेली, ठीक है, बाबा हीरालाल की हवेली कहाँ पर पड़ती है, बाबा हीरालाल की हवेली। और बाबा नरसिंह दास की हवेली, ये दोनों पड़ती है हमारी रोहतक कहाँ पर पड़ती है, दोनों की दोनों हमारी पड़ती है रोहतक, ठीक है, दोनों की दोनों हमारी कहाँ पड़ती है, रोहतक के अंदर। बाबा हीरालाल की हवेली और बाबा नरसिंह दास की हवेली, ठीक है। द्वारका व जोगी सेठ की हवेली, ठीक है, याद रखना, द्वारका व जोगी सेठ की हवेली, द्वारका व जोगी सेठ की हवेली की जब हम बात करें तो डिगल झज्जर के अंदर पड़ती है, डिगल झज्जर के अंदर पड़ती है। और झज्जर की स्थापना 1997 के अंदर। और फतेहाबाद की भी स्थापना कब हुई थी, फतेहाबाद, और फतेहाबाद की स्थापना भी कब हुई थी, 1997 के अंदर हुई थी। और फतेहाबाद का क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 2538 वर्ग किलोमीटर है हमारा, क्या, 2538 वर्ग किलोमीटर, 2538 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल होगा, फतेहाबाद का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो द्वारका जोगी सेठ की हवेली हमारी डिगल झज्जर के अंदर होगी, ठीक है। और आपको बताया था मैंने कि जो प्रेम हाउस या नीली कोठी है वो सर छोटूराम, ठीक है, सर छोटूराम के आवास को कहा जाता है। एक दो अन्य महत्वपूर्ण हवेलियाँ होती है, बताता हूँ आपको। जयराम दास की हवेली, ठीक है, जयराम दास की हवेली, जयराम दास की हवेली, ठीक है। और जयराम दास की हवेली से याद रखना, और जयराम दास की हवेली है ना वो पड़ती है हमारी मंदिरों के शहर में, ठीक है, मंदिरों का शहर है जिसे हम मंदिरों का शहर कहते हैं, कौन सा, भिवानी। तो जयराम दास की हवेली है वो कहाँ पर पड़ती है, भिवानी के अंदर। भिवानी से याद रखना, इससे कहा जाता है मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा किसे कहते हैं, क्यूबा की राजधानी हवाना होगी, ठीक है। और भिवानी को कहा जाता है बॉक्सिंग हब, ठीक है, बॉक्सिंग हब भी किसको कहा जाता है, भिवानी को ही कहा जाता है। और भिवानी से हरियाणा का 22वां जिला अलग हुआ, उसका नाम है चरखी दादरी, और चरखी दादरी अलग हुआ तो उस समय उसको कितने गांव दिए गए थे, 174 गांव दिए गए थे। और भिवानी से याद रखना, इसके अंदर एक पर्यटन स्थल है रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है, एक है बेया पर्यटन स्थल है, और बेया पर्यटन स्थल भी हमारा कहाँ पर है, यह भी भिवानी के अंदर, रेड रोबिन भी भिवानी के अंदर। और एक याद रखना, स्काई लारक पर्यटन स्थल पड़ता है हमारा पानीपत के अंदर। पानी होता है स्काई में नीला रंग, ठीक है, आसमान कैसे होता है नीला, और पानी भी कैसे होता है नीला। तो याद रखना आप, स्काई लारक पर्यटन स्थल कहाँ पर पड़ता है, पानीपत के अंदर पड़ता है। तो याद रखना जयराम दास की हवेली हमारी कहाँ पर होगी, जयराम दास की हवेली हमारी भिवानी के अंदर होगी, ठीक है। एक और पड़ता है सेठ छज्जूराम की हवेली, वो भी हमारी कहाँ पर पड़ती है, भिवानी के अंदर ही पड़ती है। इसके बाद कुछ अन्य तथ्य, थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक है, जो तथ्य दिए गए हैं
हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत पूछ ली जाए आपसे, ठीक है, हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत, हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत, ठीक है, तो हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत होगा चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप, ठीक है, चनेटी का स्तूप होगा हरियाणा की सबसे, इसका एक नाम है अकबरी स्टाइल, अकबरी स्टाइल, इसका एक दूसरा नाम है अकबरी स्टाइल के नाम से किसे जाना जाता है, तो अकबरी स्टाइल के नाम से चनेटी के स्तूप को ही और जाना जाता है। यह पड़ता है हमारा शुद्ध जगाधरी के अंदर, शुद्ध जगाधरी के अंदर, और जगाधरी से याद रखना यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है लक्कड़ हारा मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर भी कहाँ पर पड़ता है, प्रसिद्ध है, पूछा जाता है एग्जाम में कि लक्कड़हारा मंदिर जगाधरी, और जगाधरी पड़ती है हमारी यमुना नगर, ठीक है, यमुना नगर, और यमुना नगर से याद रखना यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है गन्ना, क्या होता है गन्ना, और सब मक्का याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मक्का पंचकुला, ठीक है, मक्का होता है सबसे ज्यादा पंचकुला। तो लक्कड़हारा मंदिर कहाँ पर होगा, शुद्ध जगाधरी हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत मानी जाती है चनेटी का स्तूप, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा अन्य महत्वपूर्ण कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, ठीक है, तो हरियाणा के ताजमहल की जब हम बात करते हैं, जो मुख्य मेन ताजमहल है वो तो पड़ता है आगरा के अंदर, किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे। और जो हमारा हरियाणा का ताजमहल की जब हम बात करते हैं तो वो कहा जाता है शेख चिल्ली, ठीक है, शेख चिल्ली के मकबरे को, ठीक है, शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और कहाँ पर पड़ता है, थानेसर, थानेसर, और थानेसर हमारा कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र। ताजमहल हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है हमारा शेख चिल्ली के मकबरे को। और डेविड रॉस एक इतिहासकार है, ठीक है, डेविड रॉस वास्तुकार जो भी है रॉस, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि इसको सबसे सुंदर इमारत बताया है, सबसे सुंदर इमारत बताया है। तो याद रखना कि हरियाणा का जो ताजमहल है वो किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा अन्य जो बचता है कि हरियाणा का लाल किला किसे कहा जाता है, हरियाणा का लाल किला, हरियाणा का लाल किला, हमारा जो लाल किला वो तो पड़ता है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली, लेकिन हरियाणा का लाल किला किसे कहा जाता है, तो शीश महल पड़ता है एक फरूख नगर में, ठीक है, शीश महल पड़ता है फरूख नगर में, इसे कहा जाता है हरियाणा, शीश महल को कहा जाता है हरियाणा का ताज, हरियाणा का लाल किला। और लाल किले से याद रखना हरियाणा का लाल किला शीश महल पड़ता है फरूख नगर, और मेन जो लाल किला वो पड़ता है दिल्ली, और इस लाल किले का निर्माण कराया था हमारा शाहजहां ने, सारे जहां का राजा शाहजहां ने क्या कराया था, लाल किले का। और एक ताज जामा मस्जिद, नाम सुना होगा जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था, हमारा शाहजहां ने। दीवाने आम दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है, दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण भी किसने करवाया था, किसने करवाया था, शाहजहां ने। और ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल का निर्माण भी किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था, ठीक है। तो याद रखना ये सभी चीजें शाहजहां ने बनवाई थी। हरियाणा का लाल किला कहा जाता है फरूख नगर को, ठीक है। और हरियाणा की कुतुब मीनार, ठीक है, हरियाणा की कुतुब मीनार किसे कहते हैं, हरियाणा की कुतुब मीनार। तो हरियाणा की जब हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो वो कहते हैं काजी की मस्जिद, काजी की मस्जिद, और काजी की मस्जिद पड़ती है हमारी रोहतक, रोहतक के अंदर, ठीक है। तो कुतुब मीनार, हरियाणा की कुतुब मीनार किसे कहते हैं, काजी की मस्जिद। और याद रखना ताजमहल की ऊंचाई है ना वो कुतुब मीनार से ज़्यादा है, ठीक है, ताजमहल की जो ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से ज़्यादा है, ये एक तथ्य अब आपको बता दिया मैंने से। तो याद रखना कि ताजमहल की जो ऊंचाई है वो किससे ज़्यादा है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार हमारा कहाँ पर पड़ता है, कुतुब मीनार पड़ता है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर। और इसका निर्माण कार्य किसके समय शुरू हुआ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसका क्या शुरू हुआ था, निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय क्या शुरू हुआ था, निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसको क्या करवाया था, पूरा करवाया था। जो राजा लगभग कब बना था, 1211 से 1200
1236 तक क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, 1210 मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी डेथ हुई थी 1210 के अंदर। और कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखना किस खेल को खेलते हुए इसकी डेथ हुई, तो पोलो खेलता था। ठीक है, पोलो खेल से इसकी डेथ हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखना इसने एक अजमेर के अंदर चीज़ बनवाई थी, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा। और 2.5 दिन का झोंपड़ा हमारा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, एक बख्तियार काकी की भी मस्जिद जो इमारत है वो किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और इल्तुतमिश से याद रखना इसकी एक बहुत सुंदर सी लड़की थी। ठीक है, सुंदर का मतलब है कि उसकी वजह से इस साम्राज्य में बागडोर है ना, जो सत्ता है, इसके लिए लड़ाई झगड़े शुरू हुए। ठीक है, तो याद रखना इसका नाम था क्या, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की वजह से क्या है, हमारा जो वंश है ना, ये वंश था, इस वंश का नाम था गुलाम वंश। एक बार एचएससी ने पूछा कि स्लेव वंश की स्थापना किसने की, तो स्लेव वंश की स्थापना हमारी किसने की, जो इंग्लिश में गुलाम को कहते हैं स्लेव, तो जो एचएससी ने पूछा स्लेव वंश की स्थापना किसने की, तो याद रखना स्लेव वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की। ठीक है, गुलाम वंश। और एक और नाम पड़ता है इसका मामलुक वंश भी इसको कहते हैं, दास वंश भी इसके नाम है। ठीक है, दास वंश हो, मामलुक वंश हो, गुलाम वंश हो, स्लेव वंश हो, सभी की स्थापना इन चारों का एक ही नाम है, चारों का। ठीक है, किससे कुछ भी बोल दिया जाए तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसका दास था इल्तुतमिश, इसके बाद ये राजा बनता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद इसकी पुत्री आती है, ठीक है, इसकी बेटी आती है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। और इसकी वजह से इस साम्राज्य में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। जो 40 सरदारों का संगठन था इस साम्राज्य में, जो राजा बनाते थे, वो रजिया सुल्तान से नाराज रहते हैं, क्योंकि इसने पर्दा जो पर्दा करते हैं ना मुख के आगे, ठीक है, घूंघट बोलते हैं, उसको हटा दिया था, इससे नाराज थे। और इसके बाद 1236 से 1240 तक यह शासन करते हैं। इसके बाद कैथल के निकट इसका कत्ल कर दिया जाता है। और याद रखना रजिया सुल्तान का मकबरा पूछा जाता है कई बार, तो रजिया सुल्तान का मकबरा पड़ता है हमारा कैथल के अंदर। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पड़ता है, कैथल के अंदर पड़ता है। अब बातें करते हैं कुछ और थोड़े बहुत तथ्य बचते हैं जिनके बारे में, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हरियाणा की कितनी इमारतें या स्मारकों को संरक्षित किया गया, तो याद रखना 23 स्मारकों को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक है, स्मारकों को संरक्षित किया गया है। और सबसे ज़्यादा 4 स्मारक हमारे कहाँ पर संरक्षित है, सबसे ज़्यादा 4 स्मारक हमारे संरक्षित है नारनौल के अंदर संरक्षित है। ठीक है, महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर सबसे ज़्यादा 4 स्मारक हमारे संरक्षित है। ठीक है, याद रखना कि मुगल कालीन सबसे प्राचीन इमारत, मुगल हरियाणा के अंदर मुगल कालीन, हरियाणा क्या भारत के अंदर ही, मुगल कालीन सबसे प्राचीन इमारत, मुगल कालीन सबसे प्राचीन इमारत, तो मुगल कालीन सबसे प्राचीन इमारत होगी हमारी काबुली बाग मस्जिद। और काबुली बाग मस्जिद से याद रखना कि काबुल जो देश राजधानी किसकी है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगी, काबुल होगी। ठीक है, काबुल हमारी किसकी राजधानी होगी, अफगानिस्तान की राजधानी होगी। ठीक है, और मुगल कालीन सबसे प्राचीन इमारत कौन सी होगी, काबुली बाग मस्जिद होगी। ठीक है, और डेविड रॉस ने इसे ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया, क्योंकि यहाँ एक बाग है, ठीक है, उस बाग के चारों ओर पानी चलता है और उसके बीचों बीच एक मस्जिद बनाई गई है, इसलिए डेविड रॉस ने सबसे प्राचीन इमारत बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ी मुगल कालीन, हरियाणा के अंदर मुगल कालीन सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, मुगलों के द्वारा बनाई गई हरियाणा में सबसे बड़ी इमारत, तो उसका नाम होगा राय मुकुंद दास का छत्ता। ठीक है, राय मुकुंद दास का छत्ता होगा हमारा। और पड़ता कहाँ है, नारनौल के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो मुगल कालीन सबसे बड़ी इमारत होगी राय मुकुंद दास का छत्ता। तो आशा करता हूँ कि आपको यह विषय समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई मिस्टेक है तो बता देना, ठीक कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।